हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने क्या जो मौर्य काल है वो स्टार्ट कर दिया था और जो जानकारी के स्रोत है मौर्य काल में वो हमने देख लिए थे क्या क्या कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, साहित्यिक साक्ष्य क्या है ना, और जो क्या विदेशी साक्ष्य क्या है ना, ये हमने मेंस के पॉइंट से देख लिया था कि मेंस में कैसा आता है ना। उसके बाद हमने फैक्चुअल चीज़ों में क्या कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख लिया था और मेगास्थनीज की इंडिका देख ली थी ना। इसका हमने प्री का भी देख लिया था, प्लस मेंस दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं ना। हम मेंस की आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं और प्री का जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो भी हम देख रहे हैं ना। तो जो मौर्य काल में और जानकारी के अन्य स्रोत हैं ये आपके 3 मार्क्स में आ सकते हैं या 2 मार्क्स में। किसी भी जो स्टेट पीएससी किसी में 3 मार्क्स का रहता है, किसी में 2 मार्क्स का रहता है, या आपकी विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस आ सकती है ना। तो सबसे पहले क्या है, जो रुद्र दामन द्वारा क्या जूनागढ़ अभिलेख, जो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से उससे क्या मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है ना। ये जो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है ये किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जो कि क्या चंपू शैली में है। चंपू शैली मतलब जिसमें गद और पद दोनों है ना। तो चंपू शैली में लिखा गया कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है ना। और इसमें क्या इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम उल्लेख है। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में किसका नाम उल्लेख है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम मिलता है ना। जिसमें क्या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा क्या सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये किसमें लिखा है? जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है ना। और उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था तो उस समय राजपाल कौन था? पुष्पगुप्त वैश्य था, जो आगे चल के क्या जो सुंग वंश है उसका शासक बना था ना। उसके बाद जो अशोक है, अशोक ने क्या करवाया था? जो सुदर्शन झील है उसका क्या पुनर्निर्माण करवाया था। निर्माण तो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जिस समय सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था तो उस समय राजपाल कौन था? पुष्पगुप्त वैश्य था, है ना। और जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पुनर्निर्माण किसने करवाया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था। और उस समय यहाँ का राजपाल कौन था? यवनराज था। कौन था? यवनराज यहाँ का राजपाल था, है ना। इसके बाद हम देखेंगे विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, है ना। तो विशाखदत्त द्वारा कौन सी क्या लिखा गया? मुद्रा राक्षस लिखी गई है ना। ये वृषण शब्द का उल्लेख किया गया है किसमें? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। बाकी जो मौर्य काल की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में ये आता है ना। अब हम जो मौर्य काल का क्या अर्थव्यवस्था देख लेते हैं कि आर्थिक जीवन कैसा था, है ना। वहाँ पे कृषि क्या थी, है ना, पशुपालन कैसे होते थे, उद्योग धंधे क्या थे, है ना, व्यापार क्या थे, मुद्रा की क्या स्थिति थी। तो हम ये क्या मेंस के पॉइंट से देख रहे हैं। और इसमें आपका प्री का भी कुछ फैक्चुअल चीजें हैं और मेंस का भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए या मौर्य काल के आर्थिक जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, है ना। यह आपका 6 मार्क्स में भी आ सकता है या 7 मार्क्स में भी आ सकता है ना। तो सबसे पहले हम कृषि को देखेंगे। तो क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय कृषि था और राज्य की ओर से सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। क्या किया गया था? राज्य की ओर से सिंचाई की व्यवस्था, क्या राज्य की ओर से क्या सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। मतलब जो राजा था, राजा की ओर से क्या सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। और उसके लिए क्या राजा क्या कर लेता था? क्या लेते थे? कर लेते थे, है ना। और क्या अनाजों का संग्रह क्या होता था? सरकारी गोदाम में किया जाता था। जैसे वर्तमान में भी क्या अनाज का संग्रह किया जाता है ना। और पशुपालन में क्या था कि चारागृह और पशुओं की चिकित्सा आदि के लिए क्या पृथक विभाग बनाया गया था, जिससे क्या इन पे 1 to 1 क्या ध्यान रखा जाए कि चारागृह की क्या स्थिति है ना, पशुओं की क्या स्थिति है। तो उस समय आप सोच सकते हैं उस समय भी इतने कि अलग अलग विभाग, जैसे अभी वर्तमान में हमारा रक्षा विभाग अलग है ना, जो स्वास्थ्य विभाग अलग है, शिक्षा विभाग अलग है ना। तो उस समय भी क्या पृथक विभाग हुआ करते थे, जिसमें चारागृह और पशुओं की चिकित्सा आदि के लिए अलग विभाग बनाए गए थे, है ना। इसके बाद हम देखेंगे उद्योग धंधे क्या थे? उन्नत अवस्था में थे। मतलब उद्योगों का क्या था? ज्यादा डेवलप हो चुका था
और क्या जो तोप है या पोतो भी बोलते हैं उसको, उसका क्या विकास हो गया था। अस्त्र शस्त्र का भी विकास हो गया था, है ना। उसके बाद हम व्यापार देखेंगे। व्यापार में क्या उन्नत अवस्था में था, जिसमें क्या जो सड़कें हैं बड़े नगरों से क्या हो गया था, उनको जोड़ दिया गया था, क्या जिससे क्या व्यापार बहुत आसानी से हो सके, है ना। उसके बाद क्या है, जो ताम्र लिपि है, ताम्र लिपि कहाँ पर है, बंगाल में है। और भृंगु कच्छ ये कहाँ पे, गुजरात में। ये क्या उस समय के प्रमुख बंदरगाह हैं, क्या है उस समय के प्रमुख बंदरगाह है, जिससे क्या जो व्यापार का आदान प्रदान मतलब व्यापार किया जाता था, है ना। उसके बाद मुद्रा की क्या स्थिति थी, मुद्रा के लिए क्या वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था, पर अब क्या ये कम होने लगा था वस्तु विनिमय का, और क्या सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था, सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया था, जिसमें क्या आपसे पूछ सकते हैं, जैसे प्री में पूछ सकते हैं कि जो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा है उनको क्या बोलते हैं। तो गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्रा है उनको निष्क या सुवर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निष्क या सुवर्ण। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन प्री में आ सकता है कि जो मौर्य काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या बोलते हैं, तो आपसे ऑप्शन आ सकता है निष्क बोलते हैं, सुवर्ण बोलते हैं, या कसप्पण बोलते हैं, या धारण बोलते हैं, ये आ सकता है। तो क्या आएगा कि निष्क या सुवर्ण, है ना। और चांदी को क्या बोलते थे, कसप्पण व धारण। क्या बोलते थे, चांदी की मुद्रा को क्या बोलते थे, कसप्पण या धारण, है ना। और तांबे को क्या बोलते थे, मासक, है ना। क्या बोलते थे, मासक बोलते थे तांबे की मुद्रा। उस समय क्या तांबे का ज्यादा प्रचलन था, है ना। वैसे तो स्वर्ण मुद्रा भी थी, चांदी की भी थी और तांबे की थी। तो अभी हमने क्या देखा, जो मौर्य काल का क्या आर्थिक जीवन देखा है। अब हम मौर्य काल का सामाजिक जीवन है ना, सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, और जो धार्मिक जीवन है कि धर्म की स्थिति क्या क्या थी, ये सब हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मौर्य काल के सामाजिक जीवन के बारे में देखेंगे। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मौर्य काल का सामाजिक जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। क्या विस्तार से बताइए या टिप्पणी कीजिए, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो हम क्या देखेंगे, जो सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, है ना, स्त्रियों की दशा कैसी थी, यही सब हम चीजें देख रहे हैं। बस आपको क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपको जो ये पॉइंट है कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी, है ना, और जो दास प्रथा कैसी थी, नगर व भवन कैसे थे, विवाह कैसा होता था, ये सब चीजें हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे लेकर हमने ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल में भी यही सारी चीजें पढ़ी है ना। तो क्या वर्ण व्यवस्था कैसी थी, 4 भागों में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना, जो अभी तक चलती आ रही है ना। ये बस इसमें ये अंतर हो गया कि जो कर्म के आधार से ये क्या हो गई, जन्म के आधार पर हो गई, है ना। ये जन्म के आधार पर कहाँ से हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई, और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता और जो ऋग्वेदिक काल में ये कर्म के आधार पर थी। मतलब जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपकी जाति होगी, है ना। और ये क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल से ये जन्म के आधार पर हो गया, है ना। और मेगास्थनीज ने क्या जो 7 जातियों का उल्लेख किसमें किया, इंडिका नामक पुस्तक में किया। ये हमने देख लिया है ना, 7 जातियां, है ना। और इसके बाद स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो पहले हम देखते हैं, जैसे अगर हम इसको रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो हमको इजीली याद भी हो जाएगा और ज़्यादा हमको देखना भी नहीं पड़ेगा, है ना। इसको बस हम एक ही बार पढ़ेंगे और एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या स्त्रियों की दशा क्या थी, बहुत उचित थी, है ना। उसके बाद धीरे धीरे ऋग्वेदिक काल में थोड़ी गिरावट आई और उत्तर वैदिक काल में ये स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, है ना। और जो मौर्य काल में इसमें बहुत और भी ज्यादा गिरावट आई, पर शिक्षा का अधिकार था, अभी भी स्त्रियों को क्या शिक्षा का अधिकार था। और जो वैश्य वृत्ति करती थी, है ना, उनको क्या बोलते थे, रूपजीवा। क्या बोलते थे, रूपजीवा। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो वैश्य वृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या बोलते हैं, रूपजीवा, है ना। इसके बाद दास प्रथा कैसी थी, जैसे क्या पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हमें दास देखने को नहीं मिलते थे। ऋग्वेदिक काल में हमें कुछ दासों का साक्ष्य मिला है ना। उत्तर वैदिक काल में क्या दासों को क्या सेवा के काम में लिया जाता था, क्या सेवा करने के लिए, जो तीनों वर्ण की सेवा करने के लिए दासों का प्रयोग किया जाता था ना। ये जो दास है वो वैश्य जो शूद्र हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, शूद्र, है ना।
तो अब क्या होने लगा, जो मौर्य काल में आते आते जो दासों को क्या कृषि कार्यों में लगाया गया है ना, क्या लगाया गया, कृषि कार्यों में। पहले क्या सेवा के कार्यों में लगाया गया, अब क्या मौर्य काल में इनको क्या कृषि कार्यों में लगाया गया है ना। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या हमने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किसने किया है, तो कौटिल्य ने किया है अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में, है ना। उसके बाद नगर और भवन कैसे थे, है ना, मौर्य काल में। तो क्या थे, बड़े बड़े नगरों का विकास होने लगा था, जैसे पाटलिपुत्र है, काशी है ना। इसका उल्लेख किसने किया है, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में किसका उल्लेख किया गया है, पाटलिपुत्र काशी का उल्लेख किया गया है ना। और विवाह की स्थिति क्या थी, समान जाति वर्ण में क्या विवाह होते थे। उसके बाद विधवा विवाह भी प्रचलित था ना, बाल विवाह भी प्रचलित था ना उस समय। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था, तो बाल विवाह सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित नहीं था। धीरे धीरे क्या ऋग्वैदिक काल आया, उसमें क्या बाल विवाह प्रचलित होने लगे। और जो मौर्य काल है, मौर्य काल में भी बाल विवाह होते हैं और विधवा विवाह भी होते थे, है ना। इसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रशासन मतलब राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, है ना। मौर्य काल में राजनीतिक जीवन कैसा था, तो क्या देखेंगे हम, केंद्रीय प्रशासन कैसा था, गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, सेना का प्रबंध कैसे होता था ना, न्याय व्यवस्था कैसी थी, राजस्व व आय व्यय का क्या साधन था ना, और लोक कल्याणकारी कार्य में क्या स्थिति थी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, केंद्रीय प्रशासन कैसा था ना। तो जो केंद्रीय प्रशासन था वो राजतंत्रात्मक शासन था ना, मतलब राजा का शासन था, है ना। और जो समस्त शक्ति वो किसमें निहित थी, राजा में। क्या था, राजा में समस्त शक्ति निहित थी, मतलब राजा का वर्चस्व उस समय बहुत ज्यादा था, है ना। और प्रांतों को क्या चक्र में बांटा गया था ना, प्रांतों को क्या बोलते थे, चक्र। और जो मौर्य काल में है, मौर्य काल में क्या 5 चक्रों का उल्लेख किया गया है। कितने चक्रों का, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रांतों को क्या बोलते हैं, चक्र बोलते हैं। और मौर्य काल में कितने चक्रों का उल्लेख किया गया है, तो 5 चक्रों का, है ना। उसके बाद गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, तो गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख किसने, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी किया है। और इसमें भी यही व्यवस्था है कि 2 भागों में बांटा गया था, एक तो संस्था थी और दूसरा संचार थी, है ना। संस्था क्या, एक स्थान पर रहकर जो राजा है उनको गुप्त सूचना देती थी। और जो संचार है वो इधर उधर क्या भ्रमण करके अपना भेष बदल के क्या जो गुप्त सूचना है वो राजा को दिया करती थी, है ना। उसके बाद सेना का प्रबंध कैसे होता था, उस समय क्या हो गया था कि चतुष्गिणी सेना का प्रबंध था, मतलब 4 सेना को क्या 4 भागों में बांटा गया था ना, 4 भागों में सेना को बांटा गया था, जिसमें क्या थी, एक तो पैदल सेना थी, है ना। दूसरी क्या थी, जो रथों के द्वारा थी, है ना। उसके बाद घोड़े पे थी, है ना, और कुछ के हाथी पे थी, है ना। तो पैदल सेना भी थी, रथ पे सवार सेना थी, और घोड़ों पे सवार सेना थी, और हाथी पे सवार सेना थी, है ना। तो 4 प्रकार की सेना थी, है ना। और जो मौर्य काल में सबसे ज्यादा कितनी सेना थी, लगभग 6 लाख से भी ज्यादा क्या सेना थी, है ना। इसलिए जो मौर्य काल का जो मतलब अगर हम साम्राज्य देखें तो उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक इसका विस्तार था। अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में भी, है ना, और पाकिस्तान में भी इसका विस्तार था मौर्य काल का, है ना। इसके बाद हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था का अंतिम निर्णय किसके पास होता था, राजा के पास। तो अंतिम निर्णय कौन लेता था कि किसको क्या दंड दिया जाए, तो अंतिम निर्णय कौन लेता था, राजा लेता था। और जो न्यायाधीश है उनको क्या बोलते थे, प्रदेष्टा, है ना। क्या बोलते थे, प्रदेष्टा, है ना। मैं आपको जो अन्य नाम है कि किसको क्या बोलते हैं, न्यायाधीश को जैसे प्रदेष्टा बोलते हैं, और भी अन्य चीजें हैं, जैसे जो राजा की सहायता के लिए होते थे तो उनको क्या बोलते हैं, राज्यपाल बोलते हैं ना। ये सब चीजें मैं आपको अलग से बताऊंगी, है ना, क्योंकि इसमें अगर हम लिखेंगे तो जो हमारा मेंस का जो पॉइंट्स है हम देख रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था, तो उसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये तो हम प्री के उससे हम फैक्चुअल चीजों में हम देख लेंगे। तो न्यायाधीश को क्या बोलते हैं, प्रदेष्टा बोलते हैं। उसके बाद राजस्व व आय व्यय के साधन क्या थे, है ना। तो क्या थे कि जो आय व्यय का मुख्य साधन क्या था, भूमि कर था, है ना। मतलब जो भूमि से कर लिया जाता था वो मुख्य आय और व्यय का साधन था। और जो राजा कितना भाग लेता था, 1/6 भाग क्या लेते थे, आय के रूप में लेते थे, क्या कर के रूप में, है ना। तो कौन कौन से कर थे, प्रणय कर था ना, विष्टि कर था, उत्संग कर था ना, आदि कर थे। मैं आपको कर के बारे में भी इन डिटेल
इंफॉर्मेशन दूंगी कि जैसे जो राजनीतिक जो पद हैं उनके बारे में भी बताऊंगी, और जो विभिन्न कर है कि किसके लिए क्या कर देना पड़ता था, ये सब चीजें भी हम देखेंगे, है ना। बाकी ये प्रणय कर है, विष्टि कर है, उत्सव कर है ना। उसके बाद लोक कल्याणकारी कार्यों में क्या था, जो राजा है तालाब, झीलों आदि का निर्माण किया गया था ना, और लोगों की स्वास्थ्य के लिए क्या चिकित्सा की व्यवस्था करते थे, है ना। और भी लोक कल्याणकारी कार्यों में और भी चीजें करते थे, है ना। जैसे सिंचाई के लिए तालाब, है ना, झीलें, और क्या भवनों का भी निर्माण करते थे, है ना, जिससे क्या जो असहाय लोग थे वो वहां पर रहते थे, है ना। तो हमने क्या देखा अभी मौर्य काल में, आज के लेक्चर में हमने क्या जानकारी के स्रोत देख लिए, है ना। जानकारी के स्रोत में हमने क्या देख लिया, जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन का हमने जूनागढ़ अभिलेख देख लिया, है ना। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस देख ली। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने क्या इसमें हमने आर्थिक जीवन देखा, है ना। आर्थिक जीवन देखा मौर्य काल का, जिसमें हमने कृषि देखा, पशुपालन देखा, है ना, उद्योग धंधे देखे, व्यापार देखा, है ना, और मुद्रा की स्थिति देखी। उसके बाद हमने क्या मौर्य काल का क्या सामाजिक जीवन के बारे में बात की, जिसमें वर्ण व्यवस्था देखी हमने, स्त्रियों की दशा देखी, है ना, दास प्रथा कैसी थी, नगर और भवन कैसे थे, विवाह क्या होता था, है ना। उसके बाद हमने राजनीतिक जीवन के बारे में देखा, प्रशासन के बारे में, है ना। उसमें क्या हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखा, गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, सेना का प्रबंध कैसे होता था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, है ना, राजस्व व आय व्यय के साधन क्या थे, है ना, लोक कल्याणकारी कार्यों में राजा ने क्या किया था, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने ये इतनी चीजें पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मौर्य काल का धार्मिक जीवन है उसके बारे में देखेंगे, है ना। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, है ना, अशोक, है ना, नहीं उस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया था, है ना, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बिंदुसार का मतलब राजनीतिक जीवन में इतना कुछ इन्वॉल्व नहीं था। इसके बाद अशोक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अंतिम कौन है, बृहदत्त, है ना, बृहदत्त अंतिम हो गया, है ना। तो इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे, और भी जो सारी चीजें हम 1-2 लेक्चर में हमारा जो मौर्य काल है वो कंप्लीट हो जाएगा।